हेलो डियर, एबीएम हाई स्कूल बाबर कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने मोनिरा जगत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 12th की साइंस कब से स्टार्ट कर रहे हो आप। तो मैंने बोल दिया कि मंडे से आपकी जो पहला पार्ट है पुष्पीय पातु में प्रजनन या पुष्पीय पातु में जनन, तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की साइंस यानी बायो। तो आशा करते हैं आपका जो प्यार इसी तरीके से हम पर बना रहे। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है प्रोटिस्टा जगत। तो पहले मैं आपको थोड़ा पहले का रिवाइज करा दूं कि पहले हमने जीव जगत का वर्गीकरण पार्ट का नाम है, और जीव जगत के वर्गीकरण में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा फंजाई, चौथा हमारा जंतु और पांचवा पादप। ये 5 जगत दिए थे यहाँ पर आर.एच. व्हिटेकर ने। तो मोनेरा जगत हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत की हम बात करें तो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं हमारे एक कोशिकीय जीव। कैसे आते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव आते हैं हमारे प्रोटिस्टा जगत में। दूसरी बात करें, इसकी जो सीमाएं हैं, सीमाएं निर्धारित नहीं। इसकी जो सीमाएं हैं वो भी निर्धारित नहीं है। प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं। तीसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें एक कोशिकीय कैसे? यूकैरियोटिक। इसमें है यूकैरियोटिक जीव। इसमें कैसे जीव है? यूकैरियोटिक जीव। अगर यूकैरियोटिक है तो हम कह सकते हैं, यूकैरियोटिक अगर है तो हम कह सकते हैं उसमें केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। केंद्रक झिल्ली होगी। केंद्रक झिल्ली होगी। साथ में सीलिया होंगे और इसमें फ्लैजिला भी होंगे। ये सब अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें क्या होगा? केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली होगी और सीलिया होंगे, फ्लैजिला होंगे, और लास्ट पॉइंट इसमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होगा। यहाँ पे लिख देता हूं, इसमें लैंगिक व अलैंगिक जनन। इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें इसमें बहुत इंपोर्टेंट रखनी है जो कि मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहली बात कि इसमें कैसे एक कोशिकीय कैसे? यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। दूसरी, इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं है। अगर यूकैरियोटिक जीव है तो उनमें क्या होगा? केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली होगी और केंद्रका भी होगी, और तीसरी चीज करें सीलिया होंगे, चौथी फ्लैजिला होंगे, और इसमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें इसी की प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा जगत में जो एक कोशिकीय जीव है मैं उनके यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं उनके नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमीबा, दूसरा है
पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये दोनों जीव हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें और एक कोश की कुछ शैवाल भी है, देखिए यहाँ पे ये हमारे शैवाल हैं। नंबर पहला क्लोरेला, दूसरा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास ये तीन प्रकार की एक कोश की शैवाल, एक कोश की यह एक कोश की शैवाल है। और यहाँ पे देखिए अमीबा और पैरामीशियम जी एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव याद रखना है आपको। जो मैंने यहाँ पर बना दिया काफी इम्पोर्टेंट है वाला, जो मैंने यहाँ पर आपको चार्ट बना के दिया है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इन सभी को किसमें रखा गया? अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन एक और लिख देता हूँ कि यहाँ पे इन सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। इन सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ये हमने प्रोटिस्टा की जो एनसीईआरटी की ऊपर की लाइन है, उसकी इतनी बड़ी लाइन को मैंने इतने शॉर्ट टर्म में कवर कर दिया, आपको दे दिया, और ये आपको याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे अगर हम बढ़े, देखिए यहाँ पर, तो अब प्रोटिस्टा जगत को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। तो प्रोटिस्टा जगत का जो वर्गीकरण है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा जगत का जो वर्गीकरण है, इसको कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर। नंबर पहला है आपका क्राइसोफाइट। नंबर पहला क्राइसोफाइट। नंबर दूसरा डाइनोफ्लेलेट्स। नंबर तीसरा यूग्लिनॉइड। नंबर चौथा अपंग कवक। नंबर 5वां प्रोटोजोआ। देखिए 5 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। प्रोटिस्टा जगत को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है आपका क्राइसोफाइट।
नंबर दूसरा है डाइनोफ्लेजेलेट, नंबर तीसरा यूग्लिनॉइड, नंबर चौथा अपंक कवक, नंबर पांचवा प्रोटोजोआ। ये आपको याद रखना है। प्रोटिस्टा जगत को कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट के बारे में, उसके बाद डाइनोफ्लेजेलेट के बारे में, उसके बाद यूग्लिनॉइड के बारे में, उसके बाद अपंक कवक। इसी क्रम में हम आगे चलते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्राइसो। देखिए एक साथ मेरे साथ ये बोलने की कोशिश कीजिए एक बार आप लोग कि प्रोटिस्टा जगत को कितने भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा जगत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्राइसोफाइट, बोलिए क्राइसोफाइट। नंबर दूसरा डाइनोफ्लेजेलेट, डाइनोफ्लेजेलेट। नंबर तीसरा यूग्लिनॉइड, नंबर तीसरा यूग्लिनॉइड। नंबर चौथा अपंकवक, अपंकवक। नंबर पांचवा प्रोटोजोआ। नंबर 5 क्या है आपका, प्रोटोजोआ। जी आपको बिल्कुल याद करके ही रखना है। अब आगे हम पढ़ें तो सबसे पढ़ने से पहले हमें कौन सा, क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले क्राइसोफाइट, 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 क्राइसोफाइट। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है जो क्राइसोफाइट में, क्राइसोफाइट का जो प्रथम पॉइंट है इनका आवास। पहला है इनका आवास, आवास। तो इनका जो आवास है वो है शुद्ध तथा लवणीय जल, शुद्ध तथा लवणीय जल। पहले नंबर में आवास याद रखना है आपको, शुद्ध तथा लवणीय जल। और लवणीय जल जो समुद्र में होता है वो लवणीय, यानी जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो उसे हम लवणीय जल कहते हैं। तो शुद्ध तथा लवणीय जल में पाए जाते हैं। अब इसमें दूसरी बात करें हम तो इनमें वर्णक, तो इनमें वर्णक कौन से होते हैं, वर्णक, वर्णक की बात करें तो इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल। कौन सा, जेंथोफिल। लेकिन हम एनसीईआरटी में जेंथोफिल नहीं दिया है। इसमें पाए जाते हैं आपके वर्णक, याद रखना है, वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। किसमें, क्राइसोफाइट में जो वर्णक होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। ये आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। इनका जो आवास है वो कैसा है, शुद्ध तथा लवणीय जल। वर्णक पाए जाएंगे इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। आगे हम बात करें, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है कि क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, उत्पादक हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि क्राइसोफाइट समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, क्राइसोफाइट समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। बोलिए मेरे साथ, क्राइसोफाइट समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। यहाँ पे अगर हम तीसरी आगे इसकी आगे बात करें तो बेटा क्राइसोफाइट समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, मुख्य उत्पादक हैं। तो इसमें आता क्या है, इसमें आते हैं डाइटम और सुनहरे शैवाल। इसमें आते हैं आपके डाइटम प्लस सुनहरे, इसमें आते हैं आपके डाइटम और सुनहरे शैवाल। क्या क्या आते हैं इसमें, डाइटम और सुनहरे शैवाल, यही आपको याद रखना है। इसमें क्या आते हैं, डाइटम और सुनहरे, डाइटम और सुनहरे शैवाल। अब क्या होता है, अब तीसरी इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है आपकी सेल्यूलोज प्लस सिलिका, सेल्यूलोज प्लस सिलिका। इनकी कोशिका भित्ति क्या की होती है? सेल्यूलोज और सिलिका की इनकी कोशिका भित्ति होती है। इनकी कोशिका भित्ति क्या की होती है? सेल्यूलोज और सिलिका की इनकी कोशिका भित्ति होती है जो किसके आकार की होती है? जो होती है साबुनदानी के आकार की। जो काय के आकार की होती है? साबुनदानी के आकार की, साबुनदानी के आकार। देखिए सबसे पहले कोशिका भित्ति, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और सिलिका से मिलकर बनी होती है, जो कि साबुनदानी के आकार की होती है, जो कि साबुनदानी के आकार की होती है। और लाखों वर्ष तक ये नष्ट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लाखों वर्ष तक ये, हजारों वर्ष तक ये नष्ट नहीं होती है। इकट्ठी एक त्रित होती रहती है। एक त्रित मतलब इकट्ठी जमा होती रहती है। एक त्रित होती रहती, इकट्ठी जमा होती रहती है। इसे हम कहते हैं डाइटमी मृदा। क्या कहते हैं? डाइटमी मृदा। इसे हम कहते हैं डाइटमी मृदा। इसे कहते हैं हम डाइटमी मृदा। और इसका उपयोग पॉलिशिंग पहला। दूसरा सिरप एवं तेल निस्यंदन में। नंबर तीसरा साउंड प्रूफिंग में। तेल एवं सिरप निस्यंदन में, साउंड प्रूफिंग में। जी आपको याद, देखिए एक बार मैं बोल देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जिसके उपयोग है डाइटमी मृदा के क्या क्या उपयोग है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट क्या है? अगर रहते कहाँ है? जो क्राइसोफाइट वाले आवास क्या है इनका? शुद्ध एवं लवणीय जल। कहाँ रहते हैं? शुद्ध एवं लवणीय जल में हमारे क्राइसोफाइट रहते हैं। आगे बात करें इनमें वर्णक कौन से होते हैं? तो वर्णक होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर। तीसरा पॉइंट है समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है? तो क्राइसोफाइट समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। चौथी चीज, इसमें क्राइसोफाइट में आते क्या क्या है? तो क्राइसोफाइट में डाइटम एवं सुनहरे शैवाल आते हैं। क्राइसोफाइट में डाइटम एवं सुनहरे शैवाल आते हैं। तीसरी चीज, जो क्राइसोफाइट है इनकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? तो क्राइसोफाइट की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है। सेल्यूलोज और सिलिका की कोशिका भित्ति क्राइसोफाइट की बनी होती है, जो कि एक साबुनदानी के आकार की होती है। और ये कई वर्षों तक इकट्ठी होती, जमा होती रहती है और नष्ट नहीं होती है। इकट्ठी होती रहती है। तो उस मृदा को हम कहते हैं डाइटमी मृदा। क्या कहते हैं? डाइटमी मृदा। और डाइटमी मृदा का उपयोग पॉलिशिंग में, सिरप एवं तेल निस्यंदन में और साउंड प्रूफिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये था हमारा क्राइसोफाइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, काफी इंपोर्टेंट है। आगे बात करें हम, इसके अगले वाला है जो कि हमारा है डाइनोफ्लैजिलेट। अगला क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट। ये आपको बिल्कुल कंप्लीट, देखिए मैंने पूरा डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अगली बात करें तो ये हमारा डाइनोफ्लैजिलेट।
डाइनोफ्लेजेलेट। अगला हमारा क्या है यहाँ पर, डाइनोफ्लेजेलेट। तो डाइनोफ्लेजेलेट में आपको याद सबसे पहले क्या, आवास। देखिए हम लोग उसमें ही पढ़ा था ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आवास। सबसे पहले आवास, सबसे पहले आवास। तो आप याद रखना उसका आवास क्या था, शुद्ध एवं लवणीय जल। तो इसमें आएगा हमारा लवणीय जल। क्या आएगा, लवणीय जल। लवणीय जल कौन से जल में पाए जाते हैं जी, लवणीय जल, यानी जो खारा पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा क्या है हमारे वर्णक, इसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, दूसरा है वर्णक। तो वर्णक आपको याद रखना है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, भिन्न भिन्न प्रकार के क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ये आपके वर्णक हो गए। वर्णक कौन से, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ये आपके वर्णक पाए जाते हैं, याद रखना है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ये वर्णक हो गए। इसके बाद इसमें जैसे आपको पता चल रहा होगा डाइनोफ्लेजेलेट्स, डाई माने दो, तो इसमें दो फ्लेजला होंगी, दो फ्लेजलाएं होंगी। कितनी होंगी, दो फ्लेजलाएं होंगी। मैं आपको इसका डायग्राम लाऊंगा और बताऊंगा। इसमें कितनी फ्लेजलाएं होंगी, दो, एक अनुप्रस्थ होगी और एक अनुदैर्घ्य होगी, एक अनुप्रस्थ होगी और एक अनुदैर्घ्य होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दो फ्लेजिला, दो फ्लेजिला होंगी इसमें, एक तो आपकी अनुप्रस्थ होगी और एक अनुदैर्घ्य होगी। इसके बाद हम बात करें इसकी कोशिका भित्ति की, इसकी कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति है उसमें होंगी सेल्यूलोज की पट्टियां। कोशिका, इसकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति में होगी, कोशिका भित्ति में होगी सेल्यूलोज की पट्टियां, सेल्यूलोज की सेल्यूलोज की पट्टियां, सेल्यूलोज की पट्टियां होंगी। क्या होगी, सेल्यूलोज की पट्टियां होंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ से लाल तरंगें निकलती हैं, कुछ से क्या निकलती हैं, लाल तरंगें। कुछ डाइनोफ्लेजेलेट से लाल तरंगें निकलती हैं, कुछ डाइनोफ्लेजेलेट से लाल तरंगें निकलती हैं, जिसका उदाहरण है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स इसका नाम है हमारा, जिससे लाल तरंगें निकलती है उसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स से लाल तरंगें निकलती हैं। और कुछ डाइनोफ्लेजेलेट से विषाक्त निकलते हैं, विषाक्त। कुछ डाइनोफ्लेजेलेट से क्या निकलते हैं, विषाक्त निकलते हैं, विषाक्त निकलते हैं। मतलब ऐसे विष निकलता है वहां से, विषाक्त यानी विष निकलता है, टॉक्सिक निकलता है। कुछ डाइनोफ्लेजेलेट से क्या निकलता है, टॉक्सिक, यानी विष को रिलीज करते हैं वे, जिनसे क्या होता है, समुद्री जीव, विषाक्त वालों से क्या होगा, समुद्री जीव व मछलियाँ मर जाती, जैसे समुद्री जीव व मछलियाँ मर जाती हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखी दो पढ़ लिए। और प्रोटिस्टा में कितने, प्रोटिस्टा को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। 5 भागों में से हमने 2 पढ़ लिए, एक तो आपका क्राइसोफाइट, दूसरा डाइनोफ्लेजेलेट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसा ही प्यार आप लोग बनाए रखें।